स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर सेल साइकिल और सेल डिवीजन में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इस हेडिंग के अंडर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों सेल डिवीजन के अपने क्या सिग्निफिकेंस हैं। ठीक है, हम किसी को यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने दोनों के सिग्निफिकेंस हैं। डिफरेंट की जहां तक बात आती है कि क्या डिफरेंसेस दोनों में पाए जाते हैं माइटोसिस और मियोसिस में, ये हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसे आप चाहिएगा तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर के लिंक दे दूंगा स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सबसे पहले तो पहला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है जो हेडिंग है ग्रोथ, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रोथ करना है, सिंपल ग्रोथ हो रही है वहां पे, चाहे भी मैक्सिमम मल्टीसेलुलर बॉडी की अगर हम लोग बात करें, चाहे वो हायर प्लांट्स हो हायर एनिमल्स हो, जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां पे ग्रोथ होने के लिए, चाहे शेप की बात करें, साइज की बात करें, लेंथ की बात करें, अगर वहां पर ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए माइटोसिस एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस प्रोड्यूस न्यू सेल्स, है ना, ये ऐड करता है नई सेल्स उस बॉडी प्लान के अंदर, उस बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर जो हु बहू या आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंटल सेल जैसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ग्रोथ जरूरी है किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात करें। नेक्स्ट आता है रीजनरेशन। अगर आप देखें सारे ही ऑर्गेनिज्म में नहीं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जहां पे रीजनरेशन हमको देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग प्लेनेरिया की बात करें, वहां पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं रीजनरेशन, कि अगर किसी वजह से एक्सीडेंटली कोई पार्ट डैमेज हो जा रहा है तो वो फिर से क्या होता है, रीजनरेट हो रहा है। उसी तरह से अगर आप सैलमेंडर में देखें तो लिम्स का जो रीजनरेशन है, ठीक है, जो उनके लेग्स वाले पार्ट हैं उनका रीजनरेशन जो हो रहा है, तो रीजनरेशन के लिए भी यहाँ पे माइटोसिस एसेंशियल है। जैसे कि हमने प्लेनेरिया की बात की, ठीक है, हाइड्रा की अगर बात करें, इसी तरह से सैलमेंडर में लिम्स की बात करें, इसी तरह से अगर हम लोग रीजनरेशन की बात करें लिजर्ड टेल की, ठीक, तो ये एक्सीडेंटली हो रहा है कि टेल या लिम्स या प्लेनेरिया हाइड्रा में अगर बात करें तो उनकी बॉडी किसी वजह से डैमेज हो जा रही है तो फिर से रीजनरेशन हो रहा है ना। इस केस में रीजनरेशन अलग तरह का होता है कि जो ब्रेकेज पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है, उससे होल बॉडी फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे रीजनरेशन थोड़ा सा अलग होता है। लिजार्ड टेल में सिर्फ टेल का रीजनरेशन होता है, मतलब जो लॉस्ट पार्ट है सिर्फ उसी का रीजनरेशन होगा। उसी तरह सैलमेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पे केवल लिम्स का रीजनरेशन होगा। तो उसके लिए भी हम लोग माइटोसिस ही देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी मिलेगा आपको, यहाँ पे भी है, लेकिन यहां पे जो रिप्रोडक्शन है वो बात करेंगे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहां होता है, प्लांट में। ठीक है, तो जितने भी एसेक्सुअल पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो बडिंग हो, फिजन हो, रीजनरेशन हो, स्पोर फॉर्मेशन हो, साथ ही साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट, हर पैटर्न में आपको जो रिप्रोडक्शन हो रहा है एसेक्सुअल, वहां पे सेल डिवीजन माइटोसिस ही मिलेगा। क्योंकि इस तरह की रिप्रोडक्शन से जो न्यू सेल्स बनती हैं, जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, वो क्या होते हैं, क्लोन होते हैं, अपने पेरेंटल के आइडेंटिकल होंगे, जो उनके पेरेंट हैं उनके आइडेंटिकल होंगे। साथ ही साथ माइटोसिस आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया का फॉर्मेशन हो रहा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में, है ना, वहां पे भी मिलता है। नेक्स्ट रिपेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें अपनी बॉडी में, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, ह्यूमन बॉडी, तो यहां पे आपकी अपर एपिडर्मिस, गट इपिथेलियम, ठीक है, इसके अलावा आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, इनका जो प्रोडक्शन है, आरबीसी डैमेज होती है 120 डेज के बाद, क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। उसी तरह से डब्ल्यूबीसी भी मैक्सिमम अगर हम 10 डेज माने तो 10 डेज के बाद ये क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो इनका फिर से क्या होना, नया बनना जरूरी है बॉडी के अंदर, फिर से इनका बनना जरूरी है। इसी तरह गट इपिथेलियम रिपेयर करती है,
एपिडर्मल्स जो एपिडर्मिस है, अपर लेयर हमारी है, वो भी रेगुलरली रिपेयर करती रहती है। जैसे अब जब मौसम चेंज होता है, जाड़े का दिन आ रहा है या जाड़े से गर्मी में आ रहे हैं, तो आप देखते होंगे स्किन जो होती है जगह जगह से ब्रेक कर जाती है। तो और इसी तरह होठ लिप्स की अगर जो स्किन होती है वो फिर से ब्रेक करती है और नई स्किन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसे होता है? रिपेयरिंग के थ्रू हो रहा है ना। इसी तरह वाउंड हीलिंग की बात करते हैं, वाउंड हीलिंग, है ना। कहीं चोट लग जाती है आपको, किसी भी तरह का घाव हो जा रहा है, मतलब अगर यहाँ पे घाव हो जाता है या यहाँ पे घाव हो जाता है, जितनी सेल डैमेज की हो उतनी सेल और उसी तरह की सेल्स वहां पर बनना जरूरी है। तो उसके लिए भी यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? माइटोसिस, वाउंड हीलिंग के लिए कि न्यू सेल्स प्रोड्यूस एट द साइट ऑफ इंजरी, जहां पे भी डैमेज हुआ है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एज वेल एज सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ सेल। जब सेल ग्रोथ करती है तो उसका अगर एक्चुअल में देखा जाए तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ना, वो इंक्रीज कर जाता है, जो न्यूक्लियस के मुकाबले ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर दोनों रेशियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए भी सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। आप जब पूछेंगे माइटोसिस होने की वजह क्या है, तो एक वजह ये भी है, टू मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसलिए भी किया जाता है। साथ ही साथ सरफेस वॉल्यूम रेशियो ऑफ द सेल, इसको भी मेंटेन करने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन चलता है। तो माइटोसिस के ये कुछ सिग्निफिकेंस है, पूरे सिग्निफिकेंस हम नहीं कवर कर सकते। मैंने पहले बोला था कि अगर सही से सेल साइकिल और सेल डिवीजन को डील किया जाए तो उनको 10 लेक्चर 12 लेक्चर लग सकते हैं और हर लेक्चर 1 घंटे से ज्यादा का होगा, लेकिन उतना हम लोग डिटेल नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के अपने सिग्निफिकेंस है, जैसे सबसे फर्स्ट और इंपॉर्टेंट की रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। यहां पर जो सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, है ना। इस प्रोसेस में जो सेल्स बनती हैं वो क्या होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। तो जब सेल हैप्लॉइड होंगी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर। जो चीज यहां पे नहीं मिल रही है वो सारी चीजें आपको लगभग यहां पर मिल जाएंगी, है ना। और जो चीजें यहां मिल रही है वो चीजें यहां नहीं मिलेंगी। यही चीजें हैं कि जो चीजें यहां मिल रही है वो आपको यहां नहीं मिलेगा, जो यहां पे फीचर्स है वो यहां नहीं मिलेगा। दोनों डिवीजन के अपने अलग पैटर्न है। तो क्रॉसिंग ओवर ये क्या कर रहा है भाई? ये रिकॉम्बिनेशन हो रही है, और रिकॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है भाई? वेरिएशन आ रहा है, और वेरिएशन मदद करेगा किसमें? एडाप्टेशन में। ठीक है, एडाप्टेशन किस में मदद करेगा भाई? इवोल्यूशन में मदद करेगा। अगर आपको मियोसिस फर्स्ट याद होगा तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज फर्स्ट में पैकेटीन सबस्टेज, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या था? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता था क्रोमेटिड्स के बीच में। तो इससे क्या होता था? न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन बनते थे, और उन कॉम्बिनेशंस को हम लोग रिकॉम्बिनेंट कहते थे, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन से क्या आता है? वेरिएशन आता है, और वेरिएशन मदद करता है अलग अलग इन्वायरमेंट में या उसी इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से एडाप्टेशन में। तो जब बेहतर एडाप्टेशन होगा, नए वेरिएशन आएंगे, तो इवोल्यूशन होगा और न्यू स्पीशीज आने के चांसेस हो जाएंगे। फाइन, नेक्स्ट आते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मियोसिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी मदद करता है। अब कैसे मदद करता है? आप जेनेटिक्स में पढ़े होंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल का सेकेंड लॉ है ना। हम लोग थर्ड लॉ पढ़ते थे पहले, बाद में पता चला कि नहीं भाई ये सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके कुछ एक्सेप्शन हो गए जिसकी वजह से वो यूनिवर्सली लॉ नहीं रहा। तो ये सेकेंड जनरलाइजेशन जो मेंडल का था, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं गैमेट के अंदर, है ना, रैंडमली। तो जो असॉर्टमेंट इनका है वो बहुत मदद करता है नए तरह के वेरिएशन में। जब लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में डील करेंगे, इस टॉपिक को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो मियोसिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या सिंपली हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मदद करता है क्रोमोसोम्स के। गैमेट फॉर्मेशन, ये बात अभी ऊपरी हुई है कि जो भी मेल गैमेट हो, ठीक है, या फीमेल गैमेट, दोनों ही गैमेट, चाहे स्पर्म की बात करें या ओवम की बात करें, दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं और दोनों ही बनते हैं बाय द मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस के थ्रू भी गैमेट बनते हैं, लेकिन वो गैमेट में कोई वेरिएशन नहीं आता है।
तो वेरिएशन लाने के लिए मियोसिस कहां की जाती थी? ज़ायगोट में की जाती थी। तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे मियोसिस सेल डिवीजन होगा, चाहे वो स्पोर फॉर्मेशन के दौरान हो रहा हो, चाहे ज़ायगोट में हो रहा हो, या सिंपली गैमेटोजेनेसिस। आप पिछले लेक्चर में देखेंगे तो टाइप्स ऑफ मियोसिस उन्होंने डिस्कस किया था वहां पे कि स्पोरिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस और ज़ायगोटिक मियोसिस। तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वहां मियोसिस होना ही होना है, किसी भी स्टेज पर जाकर हो, लेकिन होगा, ये तय है कि होना है। अगर गैमेट माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बन रहे हैं तो वो गैमेट में कोई वेरिएशन तो होगा नहीं, और मियोसिस ये कहता है कि हम वेरिएशन लाएंगे, तो वेरिएशन कहां लाएगा? ये कहां लाएगा? डिप्लॉयड सेल में लाएगा। डिप्लॉयड सेल की स्टेज कहां आती है? लोअर प्लांट्स और फंगस के अंदर अगर हम लोग देखें तो वहां पे आती है ज़ायगोट वाली स्टेज में, तो वहीं पर होता है मियोसिस। क्रोमोसोम नंबर मेंटेनेंस, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है, और ज़ायगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? डिप्लॉयड जाता है। ये वही क्रोमोसोम नंबर होता है जो पेरेंट के अंदर है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही होगा, बट क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ बदलाव होता है। सारा बदलाव नहीं होता है ना, सारा बदलाव नहीं होता, लेकिन कुछ बदलाव होता है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। तो स्पर्म और ओवम दोनों हैप्लॉयड हैं, ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, दोनों फ्यूज हो रहे हैं यानी फर्टिलाइजेशन, और क्या बन रहा है? ज़ायगोट। तो रीस्टोरेज, ये आप बोल सकते हैं क्रोमोसोम नंबर वापस मेंटेन हो जा रहा है। डिप्लॉयड का मतलब डिप्लॉयड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का रोल क्या है? अभी बात हुई कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ साइकिल के किसी ना किसी स्टेज में मियोसिस जरूर परफॉर्म करेंगे अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो गैमेटिक मियोसिस कर रहे हो, चाहे स्पोरिक मियोसिस कर रहे हो, या ज़ायगोटिक मियोसिस कर रहे हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये जरूरी है कि मियोसिस लाइफ साइकिल में मिलेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। नेक्स्ट, म्यूटेशन। जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही होती है तो उसमें हो सकता है कभी कभी म्यूटेशन हो जाए, है ना, सडन हेरिटेबल चेंजेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। लेकिन अगर ये म्यूटेशन गैमेटिक म्यूटेशन है, गैमीट में म्यूटेशन हो रहा है, तो हेरिटेबल होता है। बट अगर सोमैटिक सेल्स में हो रहा है अदर देन गैमेटिक सेल्स, जो भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं, चाहे ये स्किन के सेल्स हो, आई सेल हो, नोज सेल हो, या बॉडी के और दूसरी सेल्स हो, अगर वहां पर अचानक बदलाव हो रहा है जेनेटिक मटेरियल में, तो वो हेरिटेबल नहीं होगा, वो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ साथ वो म्यूटेशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर म्यूटेशन गैमेटिक हो रहा है ना, गैमेटिक सेल्स के अंदर हो रहा है, स्पर्म या ओवम फॉर्मेशन के दौरान हो जा रहा है, तो ये हेरिटेबल होगा। और मे भी चांसेस हैं कि ये म्यूटेशन हो सकता है फेवरेबल हो, ये हो सकता है फेवरेबल हो। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब एक चीज और बतानी भूल गया तो मैं, कि अगर आप प्लांट्स के अंदर देखें तो जो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती है, प्लांट में जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो कैसा होता है? ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ पैटर्न होता है। तो कॉन्टिन्यूअस जो लेंथ की इंक्रीज हो रही है, देन सेकेंडरी ग्रोथ गर्थ की जो इंक्रीज होती है, वो किस सेल डिवीजन के थ्रू होती है? माइटोसिस के थ्रू होती है। जो मेस्टमेटिक सेल्स होती हैं वो लगातार क्या करती हैं? डिवाइड करती रहती हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करती हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस। एक और सवाल बहुत आता है बच्चों के दिमाग में, या हम लोग भी पढ़ाते हैं और बोल भी देते हैं, कि जो मियोसिस सेकेंड है वो माइटोसिस जैसा होता है ना, माइटोसिस जैसा होता है, ये इक्वल टू माइटोसिस। लेकिन क्या सच में ये सही है? ऐसा है? तो उस बात को भी देखते हैं कि इज मियोसिस सेकेंड इज इक्वल टू माइटोसिस, क्या ऐसा सच में है? तो शायद हम लोग कुछ पॉइंट्स को अगर डिस्कस करें तो पूरी तरह से ये बात सही नहीं होगी। पहली बात तो ये है कि जो मियोसिस सेकेंड है, क्या ये इक्वल है इसके माइटोसिस के? तो पहली बात हम क्या कहने जा रहे थे, भूल गया मैं, कि जो मियोसिस सेकेंड है ये हमेशा हैप्लॉयड सेल में होगा। इसमें होगा हैप्लॉयड सेल में, है ना। वाई? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन हो चुका होता है, जो सेल्स बन चुकी हैं वो क्या हो चुकी है? ऑलरेडी हैप्लॉयड हो चुकी है। अगर यहाँ पे 2n है और मियोसिस फर्स्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या हो चुका है? n हो गया है। ये क्या है? मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस सेकेंड चल रहा है,
तो मियोसिस सेकेंड में टोटल 4 सेल बन रही हैं और सभी में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग देखें तो जो मियोसिस सेकेंड है वो माइटोसिस जैसे ही है, लेकिन यहाँ क्रोमोसोम जो आ रहे हैं ये क्रोमोसोम्स और इनके जो क्रोमेटिड्स हैं, है ना, क्रोमेटिड्स में आपको वेरिएशन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ऊपर हो चुका है ना। और ये सेल कैसी है? हैप्लॉइड सेल है। ये कैसी सेल है? हैप्लॉइड सेल है। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं? मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड कर रहे हैं। तो मियोसिस सेकंड हमेशा हैप्लॉइड सेल में होता है, जबकि माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही सेल में हो सकता है ना। लोअर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस हैप्लॉइड में भी होता है और डिप्लॉइड में भी होता है, जबकि हायर में अगर हम लोग देखें तो माइटोसिस ज्यादातर आपको डिप्लॉइड सेल्स में मिलेगा। अब यहां पे क्रोमेटिड्स वेरिएशन भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, जो डॉटर सेल्स, ये डिफरेंट होंगी। ये सभी एक दूसरे से, ये वाली इससे, ये वाली इससे, ये वाली सभी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी? क्योंकि इनमें जो क्रोमोसोम या आप बोल सकते हैं जो क्रोमेटिड्स आया है उसमें जेनेटिक चेंजेस कुछ ना कुछ हद तक हुए हैं। तो जो डॉटर सेल्स हैं वो भी कुछ ना कुछ हद तक डिफर करेंगे, जबकि माइटोसिस में जो भी डॉटर सेल्स बनती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं अपने पेरेंटल जैसी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे। कहां पर हम लोग देख रहे थे? माइटोसिस और मियोसिस सेकंड में। एक बात और रह गई कि माइटोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मियोसिस सेकंड के लिए नो डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। जब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो जाएगा इस फेज में तब तक माइटोसिस ही नहीं शुरू होगा। और मियोसिस सेकंड के लिए यहां पे फिर से रोक के सेल डीएनए को फिर से रेप्लिकेट कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर क्रोमोसोम के नंबर के हिसाब से हम लोग देखें तो उस हिसाब से तो ठीक है, माइटोसिस जो है वो मियोसिस सेकंड जो है वो माइटोसिस जैसा है उसी, और क्रोमेटिड का जो सेपरेशन हो रहा है उस हिसाब से भी देखें एनाफेज वाले फेज में मियोसिस सेकंड और माइटोसिस लगभग एक जैसा है। लेकिन इसके अलावा भी इसके अपने डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस हम लोग ने यहाँ पे देखे। तो इसके साथ ही हम लोगों का सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला टॉपिक या आप चैप्टर कह सकते हैं ये ओवर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर उसको कवर कर ले जाएं। और इसी तरह से आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर से। कोई भी सजेशन, कोई भी अपडेशन, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।